हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेटलर्जी के डिस्कशन के क्रम में हमने कल की वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि दो तरीके से ओर का कंसंट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें पहला था फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड तीन तरीके से होता है, जिसमें एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम लोग लेविगेशन या फिर हाइड्रोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और इसे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा ओर का कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है। तो आई होप कि आपने कल की वीडियो जो है वो पूरा देख ली होगी। आज हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि फ्रोथ एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रोथर्स का मतलब होता है झाग। फ्रोथ का मतलब क्या होता है? झाग। तो जब ओर को हम लोग पीस देते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो कई ओर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स मिले होते हैं। कई बार 2 मेटल्स होते हैं, कई बार 3 मेटल्स होते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि झाग के द्वारा झाग बनाकर जिस मेटल को हम लोग पाना चाहेंगे, एक्सट्रैक्शन करना चाहेंगे, बस उसी पर ये वर्क करेगा। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि शादी में जैसे डीजे होता है ना, जो शोर मचाकर केवल माहौल बनाता है, तो ये जो फ्रोथ है ना, झाग, ये एक तरह से डीजे का काम यहाँ पे करता है। ये डीजे क्या है? माहौल बनाता है। माहौल मतलब ये माहौल से यहाँ पे हम लोग मेटल को लेते हैं कि ये उसी मेटल को केवल ऊपर लाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है और जिस पर हम लोग एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप हम ये पूछें कि फिर फ्रोथर्स बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो पाइन ऑयल का या कैम्फर ऑयल का यूज़ किया जाता है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। पाइन ऑयल और कैम्फर ऑयल जो है ना, ये सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? कम कर देता है, और इससे झाग बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब झाग तो बन गया, लेकिन झाग क्या होते हैं? तुरंत सूख जाते हैं। तो झाग जल्दी ना सूखे, इसके लिए फिर किसका यूज़ किया जाता है? स्टेबलाइज़र का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? स्टेबलाइज़र का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब झाग बन गया, पानी में झाग बन गया, उसमें स्टेबलाइज़र मिला दिए, झाग अब बहुत देर तक टिका भी हुआ है। अब क्या करेंगे? तो कलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। कलेक्टर्स मतलब ये होता है कि ये मेटल के जो दाने होते हैं ना, उसको वाटर प्रूफ बना देते हैं, ताकि वो पानी के अंदर जो बैठे हुए हैं उसको छोड़कर झाग पे आके चिपक जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना लेती हूँ। जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें मेटल्स हैं और यहाँ पे क्या है? झाग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? झाग बना हुआ है। तो ये पानी के अंदर, यहाँ पे पानी के अंदर मेटल्स बैठे हुए हैं। ये मेटल्स धीरे धीरे ऊपर उठकर इस झाग में आके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। तो ये पानी को जो छोड़ता है मेटल का दाना, तो छोड़ने में मदद कौन करता है? ये जो आपका कलेक्टर्स है, यही मदद करता है आपको झाग में मेटल को चिपकाने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको कलेक्टर्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पूछिएगा कि एज ए कलेक्टर हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए कलेक्टर हम लोग पोटेशियम और सोडियम का यूज़ करते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम इथाइल जैंथेट, पोटेशियम एंड सोडियम इथाइल जैंथेट का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कलेक्टर। वो भी किस में? स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत छोटे क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये पोटेशियम या इथाइल जैंथेलेट करता क्या है? तो ये मेटल के चारों तरफ एक कोटिंग बना देते हैं। कोटिंग बना दिया, और जैसे ही कोटिंग बनाता है तो मेटल क्या करता है? पानी को धक्का मारता है, और बुलबुले जो रहते हैं ना, झाग, वो क्या होते हैं? गल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करने में, ऊपर लाने में बहुत आसानी हो जाती है कलेक्टर में। ठीक है, अब एक इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि एक्टिवेशन एंड डिप्रेसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिवेशन एंड डिप्रेसिंग एजेंट होता क्या है।
तो देखिए एक्टिवेशन एजेंट्स का मतलब होता है, ये जो है आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एजेंट। सबसे पहले एक्टिवेशन एजेंट क्या होते हैं, लेकिन एक्टिवेशन एजेंट को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग ये जाने कि डिप्रेसिंग एजेंट क्या होता है। डिप्रेसिंग एजेंट क्या होता है, डिप्रेसिंग एजेंट के बाद एक्टिवेशन एजेंट का काम होता है। तो ये डिप्रेसिंग एजेंट होता क्या है, तो देखिए, तो जो ये पिसा हुआ ओर है ना, ये जो ओर है, इसमें दो बेहतरीन मेटल्स मिले हुए हैं। मान लीजिए ये ओर है आपका, ये ओर है आपका, ठीक है, और इसमें दो तरीके के मेटल्स चिपके हुए हैं, ठीक है, दो तरह के मेटल्स चिपके हुए हैं। जैसे एक लेड है, एक लेड मान लेते हैं और एक जिंक मान लेते हैं, ये एक साथ है। तो हमें क्या करना है, किसी एक को ऊपर लाना है, ये मतलब किसी इन और के जो ये मिक्सचर है लेड एंड जिंक का, तो हमें केवल लेड चाहिए, लेड को केवल एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें आपको डिप्रेसिंग एजेंट और एक्टिवेशन एजेंट का काम पड़ता है। जैसे देसी भाषा में हम लोग समझेंगे कि ये एक बाउंसर है, ठीक है, ये बाउंसर ना जैसे किसी दूसरे भाई को बोलता है कि तू अभी छोटा है इसलिए तू नीचे ही बैठ, मैं आगे जाकर ये काम करता हूँ। तो ये डिप्रेसिंग एजेंट या एक्टिवेशन एजेंट क्या करते हैं, तो एक मेटल को पानी में घुलने वाला बना देते हैं, जैसे वाटर लविंग बना देते हैं। इससे क्या होता है, वो भारी होकर नीचे ही बैठा रहता है। तो मान लीजिए जिंक जो है वो भारी होकर नीचे ही बैठा रहा, और लेड क्या हुआ, पानी के साथ ऊपर झाग के साथ आकर चिपक जाता है। तो इससे हमें लेड जो है आसानी से मिल जाता है। तो एक्टिवेशन एंड डिप्रेसिंग एजेंट का यही काम है। अब अगर हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में समझें कि एक्टिवेशन एंड डिप्रेसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है फाइनली, तो हम कह सकते हैं कि एक और जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स एज अ मेटल इम्प्योरिटीज़ मिले होते हैं। तो एक्टिवेशन एंड डिप्रेसिंग एजेंट क्या करता है, या तो एक्टिवेट कर देगा या डिप्रेस कर देगा फ्लोटेशन प्रॉपर्टी दूसरे मेटल का, जिसे जो हमें नहीं चाहिए, हमें केवल वो मेटल चाहिए जिसे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो बाकी दूसरे को क्या कर देता है, जो इम्प्योरिटी जिसको मान लिए उसको नीचे ही बैठा देता है, भारी करके बैठा देता है, और जो मेटल हमें चाहिए उसको सेपरेट करने में हमारी मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं गैलेना। गैलेना मतलब पीबीएस, ये क्या है, गैलेना है, ठीक है, इसका नाम है गैलेना। ये इसमें ना जेडएनएस यानी कि जिंक ब्लेंड नाम का इम्प्योरिटीज़ मिला होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पीबी चाहिए हमें। गैलेना और जिंक ब्लेंड में से ये इम्प्योरिटी, ये ओर है आपके, और इसमें हमें चाहिए क्या, पीबी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले झाग बनाएंगे पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल मिलाकर, उसमें पोटेशियम या इथाइल जेंथेट मिलाएंगे। पोटेशियम या इथाइल जेंथेट ये क्या था आपका, एज अ कलेक्टर इसको यूज़ कर रहे थे। अब इसमें NaCN मिलाएंगे। NaCN का मतलब होता है सोडियम साइनाइड। अब ये क्या करता है आपको, ये एज अ डिप्रेसिंग एजेंट काम करता है। ये NaCN जो है आपका डिप्रेसिंग एजेंट, एग्जाम में पूछता है कि डिप्रेसिंग एजेंट, जब गैलेना और जिंक ब्लेंड के ओर में से हमें लेड चाहिए, पीबी चाहिए, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे एज ए डिप्रेसिंग एजेंट, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, सोडियम साइनाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सोडियम साइनाइड क्या करता है, तो जिंक को, ये जेडएनएस जो है, जेडएनएस जिंक ब्लेंड में से जिंक को क्या कर देता है, नीचे बैठा देता है, क्या करता है, भारी कर देता है, और नीचे ही क्या करता है, नीचे बैठा देता है। इसका वजन भारी हो गया, अब ये नीचे बैठ गया। और ये जो पीबी है आपका, पीबी ये झाग के साथ ऊपर आकर, ये जो पीबी है आपका, पीबी ये झाग के साथ आपका ऊपर आ जाता है, झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो गैलेना और जिंक ब्लेंड में से हमने पीबी को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, पीबी हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जिंक चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, जिंक ब्लेंड में से अब हमें जेडएन चाहिए। तो जेडएन को फिर, अब ये तो भारी हो गया, ये बैठा दिया इसको, मतलब अब ये सुस्त पड़ गया, ये कंटेनर के नीचे जो है वो सुस्त पड़ गया। तो अब इसको एक्टिवेट करेंगे ना, एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेटर
एजेंट का यूज करना पड़ेगा, एक्टिवेटर एजेंट का यूज करना पड़ेगा, जो एक्टिवेटिंग एजेंट है। तो एज अ एक्टिवेटिंग एजेंट इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, CuSO4 मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, CuSO4 का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं एज एक्टिवेटर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एज एक्टिवेटर किसका यूज़ करते हैं हम लोग, CuSO4 का यूज़ करते हैं। लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो CuSO4 का यूज़ करते हैं एज ए एक्टिवेटर। अब ये क्या करेगा, जिंक ब्लेंड में से जिंक को फिर वाटर प्रूफ बना दिया। अब ये CuSO4 जिंक को फिर क्या बना दिया, वाटर प्रूफ बना दिया। यानी कि अब ये जो जिंक है वो झाग के साथ अब फिर क्या हो गया, ऊपर आ गया, झाग के साथ ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब उस झाग को सुखा लेंगे और सुखाने के बाद जो Zn मेटल है वो प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। एक्टिवेशन एंड रिप्रेसिंग एजेंट क्या होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, और फ्रोथ फ्लोटेशन का पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग ले, अदर एग्जाम्पल हम लोग ले, तो अदर एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट Zn को क्या कर देता है, तो एक्टिवेट कर देता है, और उस Zn को NaCN है, NaCN जो कि सोडियम साइनाइड था। जब हम लोग Pb को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो ये NaCN Zn को क्या कर दिया था, बैठा दिया था, यानी कि डीएक्टिव कर दिया था, अब उसी को ये CuSO4 एक्टिव करके फिर हम लोगों ने Zn को भी प्राप्त कर लिया। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आई होप आपको पूरा समझ में इससे आ जाएगा। देखिए, फ्रोथ मतलब झाग। एज अ फ्रोथर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल का स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि ये सरफेस टेंशन जो है वो कम कर देता है। अब झाग बन गया, झाग जल्दी ना सूखे इसके लिए स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं। अब कलेक्टर क्या है, तो कलेक्टर जो है वो वाटर प्रूफ होता है, ये मेटल के दानों को झाग पर चिपका देते हैं, ठीक है। तो एज अ कलेक्टर फिल्म हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पोटेशियम या सोडियम इथाइलजेनेट का यूज़ करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में। अब क्या होगा, तो पानी में हम लोगों ने ओर को मिला दिया, तो ओर को जैसे ही मिला दिया तो इसमें एक्टिवेशन एंड डिप्रेसिंग एजेंट का इसमें यूज़ पड़ेगा। मान लीजिए एक ओर है जिसमें गैलेना और जिंक ब्लेंड का मिक्सचर है, हमें चाहिए गैलेना का Pb, ओनली लेड हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग NaCN का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है सोडियम साइनाइड। ये सोडियम साइनाइड यहाँ पे डिप्रेसिंग एजेंट का काम क्या करेगा, ये सोडियम साइनाइड क्या करेगा, तो जिंक को नीचे बैठा देगा, वाटर लविंग बना देगा। इससे जिंक को पानी के नीचे डेंसिटी फील होगी और वो बैठ जाएगा पानी की तलहटी में। इससे क्या होगा कि गैलेना का जो Pb है वो हल्का हो जाएगा और वो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, और हम लोग झाग में से Pb को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब Pb हमें मिल गया, अब हमें जिंक भी चाहिए। तो जिंक को वापस पाने के लिए हम लोग एक्टिवेटर एजेंट का यूज़ करेंगे, और एज ए एक्टिवेटर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। ये क्या करेगा, तो जिंक को फिर से वाटर प्रूफ बना देगा और ये झाग के साथ आकर चिपक जाएगा और हम लोगों को जिंक भी वापस से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो फिजिकल मेथड का तीनों प्रोसेस था वो समझ में आ गया होगा। इसको मैंने एक एक करके बता दिया। अब हम लोग चलते हैं केमिकल मेथड, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर का जो केमिकल मेथड है उस पर हम लोग चलते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड, और इसमें हमने क्या देखा था, केमिकल मेथड में हमने देखा था लीचिंग। अब ये लीचिंग प्रोसेस जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप यहाँ पे VVI लगा दीजिए, आपका 100% पूछेगा। इसी में बेयर्स मेथड भी आता है, तो अभी हम लोग एक एक करके उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लीचिंग होता क्या है। तो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम उस टाइप के ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें से वो जो ओर है ना, उसमें से एक पार्ट जो है वो सूटेबल सॉल्वेंट में क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। मतलब कि ये उस टाइप के ओर के कंसंट्रेशन के लिए है जो ओर किसी न किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाए, जैसे एसिड, बेस और कुछ केमिकल रिएजेंट्स जैसे एल्यूमिनियम। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल में एसिड, बेसेस और कुछ सुटेबल जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ओर, Ag का ओर, और उसके बाद से गोल्ड का ओर एंड लो ग्रेड्स
कॉपर ओर जो होते हैं, लो ग्रेड्स के जो कॉपर ओर होते हैं, इस टाइप के ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो वो लीचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लीचिंग प्रोसेस का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि ये यूज़ एक्चुअली में किसके लिए होता है। तो ये जो लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस का यूज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लीचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम लोग बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। है तो बहुत सारे, लेकिन मेनली यूज़ होता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप इसको घेर कर ऐसे लिख लीजिए कि लीचिंग प्रोसेस का यूज़ मेनली करते हैं बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए। और इसमें जो मेथड यूज़ होता है, जो प्रोसेस यूज़ होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। और आपके स्टेट के एग्ज़ाम में और TRE 1, 2, 3 के एग्ज़ाम में खूब ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग PYQ पलट कर देख लीजिए। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो अगर हम लोग लीचिंग के प्रिंसिपल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रोसेस ऑफ लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो इस प्रिंसिपल में हम लोग कह सकते हैं कि इट यूजेज अ केमिकल सॉल्वेंट दैट कैन डिज़ोल्व, हम लोग NCERT को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो मेन इसका क्रक्स है वो समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो दैट कैन डिज़ोल्व द ओर बट कैन नॉट डिज़ोल्व द इम्प्योरिटीज़। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि ये मेथड उन केमिकल सॉल्वेंट को, मतलब उस ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो केमिकल सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, और इसमें जो मिली हुई इम्प्योरिटीज़ है उसको ना घोलकर केवल जो ओर है उसको अपने में सॉल्यूबल बना लेते हैं। तो उसी का यूज़ किया जाता है आपको ये लीचिंग प्रोसेस में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो प्रोसेस है बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की, और इसी को हम लोग बेयर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस फॉर बॉक्साइट, इसमें क्या होता है तो समझिए चीज़ों को। देखिए, बॉक्साइट में एल्युमिनियम ओर होता है, बॉक्साइट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बॉक्साइट में जो है वो क्या होता है, एल्युमिनियम ओर होता है, एल्युमिनियम ओर होता है ना। इसमें इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं, इम्प्योरिटीज़ लाइक जैसे इम्प्योरिटीज़ होता है SiO2, क्या होता है SiO2, आयरन ऑक्साइड और साथ ही टाइटेनियम, एक सेकेंड, टाइटेनियम, बस ध्यान से सुनते चलिए और लिखते भी चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसको TiO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं TiO2। इसमें ये इम्प्योरिटीज़ मिली होती है बॉक्साइट में, SiO2, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटीज़ मिली होती है। अब क्या होगा, तो ये जो पिसा हुआ ओर है उसको कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको 473 से 523 केल्विन पर और 35 to 36 बार प्रेशर पर क्या किया जाएगा, कंसंट्रेटेड किया जाएगा, मतलब ट्रीट किया जाएगा। अब क्या होगा, इससे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा किस में, NaOH के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में उस पिसे हुए ओर को, जिसमें यानी कि जो बॉक्साइट है पिसा हुआ ओर और इसमें इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है ना, SiO2, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, तो इन सब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब हम लोग ट्रीट करेंगे 473 से 523 केल्विन पर, तो इसमें क्या होगा कि सोडियम
एल्यूमिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। यानी कि ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका डिज़ोल्व होके क्या बन जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, जो कि क्या है? आपका एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। और जो इम्प्योरिटीज़ बची हुई है, इम्प्योरिटीज़ जैसे SiO2, TiO2, ये क्या होंगे? ये डज नॉट डिज़ोल्व, ये डज नॉट डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसमें तो डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो डिज़ोल्व नहीं होंगे तो ये फिल्टर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिल्टर्ड हो जाएंगे, यानी छान लिए जाएंगे एज अ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। और ये किस कलर का होगा? तो रेड कलर का होगा। क्या होगा? रेड मड, रेड मड, यानी कि लाल कलर का कीचड़ टाइप सॉलिड वेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और हमें क्या मिल गया है? सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया है। क्या मिल गया? सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, जो कि एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा CO2 को पास करके। इसमें क्या करेंगे? CO2 गैस जो है वो पास करेंगे, और फिर हमें हाइड्रेटेड Al2O3 जो है वो प्राप्त होगा। क्या होगा? हाइड्रेटेड Al2O3 जो है वो एज अ प्रिसिपिटेट हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे सॉल्यूशन का जो मतलब एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन इज सीडेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल्स ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 विच इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन। अब इसका जो रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन अब अगर मैं लिखूँ कि ये किस तरह से आपको प्राप्त होता है, तो ये आपका NaAlOH होल 4, ये आपका क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Al2O3.XH2O प्लस 2NaHCO3, यानी कि हमें Al2O3.XH2O ये हमें मिल गया, एज अ प्रेसिपिटेट मिल गया। अब इस सोडियम सिलिकेट को, एक सेकेंड, एज इट इज़ ही वो सॉल्यूशन में रह जाएगा और हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया जो है वो फिल्टर्ड कर लिया जाएगा, और उसको ड्राई करेंगे एंड हीट करेंगे, और हमें प्योर Al2O3 एल्यूमिना जो है हमें वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका Al2O3.XH2O है, इसको अगर अब हम लोग ट्रीट करेंगे वापस से तो हमें क्या मिलेगा? Al2O3.XH2O, इसको जब 1470 केल्विन पे कैल्सिनेट करेंगे, अभी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। कैल्सिनेट करेंगे तो हमें Al2O3 और प्लस XH2O जो है मिलेगा, और ये आपका क्या है? प्योर एल्यूमिना है। क्या है? प्योर एल्यूमिना, यानी कि एल्यूमिनियम। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बेयर्स प्रोसेस बोला जाता है। ये जो आपने जितना मेथड अभी देखा है, जितने भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए हैं, कि जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम ओर को जो हम लोग निकालते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली होती है। इम्प्योरिटीज़ को फिर हम लोग क्या करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से ट्रीट करवाते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है? सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। अब सोडियम एल्यूमिनेट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमें Al2O3.XH2O मिलता है। और अब इस Al2O3.XH2O से हमें प्योर एल्यूमिनियम चाहिए, तो हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा 470 केल्विन पे, तब जाके हमें क्या मिलता है? प्योर एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। और इसी प्रोसेस को, यही जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका क्या कहलाता है? बेयर्स प्रोसेस कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेयर्स प्रोसेस का आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये पूछेगा कि बेयर्स प्रोसेस किसके लिए होता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो इसमें बेयर्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग और अदर एग्जांपल्स की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सट्रैक्शन के लिए भी बेयर्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा
जो मेथड था फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड का लीचिंग प्रोसेस कंसंट्रेशन करने के लिए ओर का, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमने कंसंट्रेशन कर लिया है ओर का, अब हमें प्योर मेटल को प्राप्त करने के रास्ते का जो पहला स्टेप था कंसंट्रेशन, वो हमने कर लिया। अब मैंने जो आपको बताया था कि जब हम ओर का कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ता है, उसको ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। किस में बदलना पड़ता है? ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, जब हमने क्या कर लिया, इसमें कंसंट्रेशन कर लिया ओर का, तो अब हमें इसे किस में बदलना पड़ेगा, ओर को ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए दो मेथड का यूज़ किया जाता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का। मैं यहीं पे अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हम लोग अगली वीडियो में कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, उसके बाद मेटल ऑक्साइड और स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन जो मेटल ऑक्साइड का करते हैं बाय, ये सारे मेथड से, इन सारे प्रोसेस से, इस सब को भी मैं आपको एक एक करके बता दूंगी। तो अभी हम लोग जब समझते हैं कि कैल्सिनेशन क्या होता है। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना एयर के ओर को ऑक्साइड में बदला जाता है। अभी बस आप इतना समझिए कि कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि विदाउट एयर हम लोग ओर को किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। और रोस्टिंग में विथ एयर यानी कि एयर के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर, इसके प्रेजेंस में हम लोग ओर को किस में बदलते हैं, ऑक्साइड को बदलते हैं। ये अभी के लिए बस आप इतना समझिए, ये इतना ही अभी ज़रूरी है। बाकी इसके जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रोसेस है, इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, क्या आप लोगों को समझ में आया, या और भी अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उसे भी वीडियो में अपने पूरे कवर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने मेरी पहली केमिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी जाकर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो TRE 4 का एग्ज़ाम हो। तो एक भी क्लास मिस मत कीजिए, अभी से ही लगे रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बार। BPSC TRE 4 में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। तो बाद में जो प्रिपरेशन कीजिएगा, इससे बेहतर है कि अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और जो अपनी तैयारी है उसको बहुत अच्छे से मजबूत कीजिए अभी से ही, क्योंकि TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने पढ़ा दिया है, फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ा दिया है, इसको आप लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए NCERT में दिया हुआ है कि आप जो झाग बन जाता है, मैंने जब फ्रोथ आपको पढ़ाया था, तो झाग जो बन जाता है तो वो जल्दी सूखे नहीं, तो उसके लिए स्टेबलाइज़र का यूज़ किया जाता है। और एज ए स्टेबलाइज़र किसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्रेजोल और एनिलीन का। यही आपके एग्जाम में पूछ देगा कि एज ए स्टेबलाइज़र किसका यूज़ करते हैं, तो क्रेजोल और एनिलीन आप जानते रहेंगे तभी ना आप टिक करेंगे। तो इस तरह का जो है लाइन बाय लाइन NCERT का, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। लीचिंग हमारा हो गया है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, जो भी इसके मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अदर एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का जो लीचिंग प्रोसेस होता है NaCN और KCN के प्रेजेंस में, उसको भी आप एक एक करके देख लीजिएगा। विथ एग्जाम्पल मैंने आपको कवर कर दिया। अभी जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जन टू ऑक्साइड, जिसमें कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको अभी बता दिया कि कैल्सिनेशन में विदाउट एयर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, विथ एयर जो है वो कंसनट्रेटेड ओर का ऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन अगली वीडियो में पढ़ेंगे विथ कॉन्सेप्ट। कैसी लगी आपको आज की क्लास, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।